हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? इंद्राज सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज पटेल। आज हम क्लास 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 को लेकर आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं और आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि इकाई 3 है और चैप्टर 5 है इसका, जिसमें लिखा हुआ है कि औरतों ने बदली दुनिया। क्या आप इस लाइन को समझ सकते हैं, बता सकते हैं कुछ? इस पे आज हम कुछ चर्चा करेंगे। आप जैसे ही सुनते हैं कि औरतों ने बदली दुनिया, तो हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ सवाल बनने लगे हों। तो इससे रिलेटेड हम चर्चा करेंगे। औरतों ने बदली दुनिया। ठीक, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि महिलाओं द्वारा किए जाने वाले काम, घर के काम नहीं माने जाते हैं। ठीक, कैसे पुरुषवादी सोच ने महिलाओं की स्थिति में, ठीक है, कहाँ कहाँ तक उन्हें सीमित कर दिया। और आज भी कहते हैं लोग कि ये पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पुरुषों की चलती है। ठीक है, जैसे महिलाएं तो किसी स्पेस से लाई हुई, मतलब बस दिया है दुनिया। तो जैसे लगता है कि वो किसी और गर्भ से पैदा हुए और महिलाएं किसी और गर्भ से पैदा हुई। ठीक है, तो इस तरीके की धारणाएं हैं हमारे समाज में और अपने खुद के मन में। हो सकता है हमारे कुछ ऐसी धारणा मेरे समाज में आसपास हो, जिससे मैंने देखी, जो मैं खुद बता रहा हूँ। अपने माता पिता से सीखा, अपने घर में भाई बहनों से देखा। ठीक, तो बहुत सारी धारणाएं ऐसे ही आपके भी दिमाग में बनी होंगी। खासकर पहले शिक्षक आपके जो माता पिता होती है, पहली शिक्षिका जो आपकी माता होती है, वो आपके दिमाग में जो ज्ञान देती है वो अक्सर का ठीक ही होता है। ठीक ही, वो एक महिला है तो उसका ज्ञान कभी खराब नहीं हो सकता है। बस ये है कि आपने उसका एप्लीकेशन समाज में कितना किया। आपने कोई बाहर गए तो अपनी वो शिक्षा जो आपने पहली शिक्षा घर पर ग्रहण की, उस शिक्षा को समाज में बाहर निकल के कितना एप्लीकेशन किया, ये सब मायने करते हैं। अब चैप्टर 5 में औरतों ने बदली दुनिया, इस पर कुछ चर्चा करते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम ही नहीं माना जाता है। हमने यह भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे सदस्य का समय का काम है। ठीक है, इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय नहीं है। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किया। पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिसमें महिलाओं के लिए एक नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलनों द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी संक्षेप में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम जानेंगे कि महिलाओं ने कहाँ कहाँ भाग लिया, कैसे कैसे संघर्ष किया और कुछ रूढ़वादी धारणाओं को तोड़ा। इन सब पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये पृथ्वी है, एक लड़की है जो पृथ्वी को हाथ में पकड़े ऐसे गोला दिखाया गया है। ठीक, ये भारत है, आपको ऐसे बता देते हैं। इसमें पृथ्वी द्वारा संक्षेप में लिखिए, इसको क्या है, इसको भी एक क्या माना गया है कि ये पृथ्वी जो है हमने यहाँ क्या माना जाता है, एक माता के रूप में माना गया। क्यों? क्योंकि इसके गर्भ से भी हम अपना जो है पालन पोषण करते हैं, जो उपजाते हैं या जो निकालते हैं। इससे हमारा क्या है, हमारी आर्थिक या सामाजिक मानसिक भौतिक जो भी है, अपने शारीरिक जो होता है, सारी शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसी मिट्टी से हम लोग उपजाते हैं, खाते हैं। ठीक है, वहाँ से भी क्या है, कोई पौधा बोया जाता है, कोई बीज बोया जाता है, फिर क्या है, एक बीज जो है पेड़ बनता, पौधा बनता है, तो पेड़ बनता है। तो ये तरीके से इसको भी माता माना जाता है। हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में पृथ्वी को माता माना गया है। अब आइए कुछ शब्द संकलन है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। रूढ़वादी धारणा, जब हम विश्वास करने लगते हैं कि एक विशेष धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय समूह के लोग की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं या वे केवल खास प्रकार का ही कार्य कर सकते हैं, तब रूढ़वादी धारणाओं का जन्म होता है। जैसे इस पाठ में हमने देखा कि लड़के और लड़कियों को अलग अलग विषय
लेने के लिए कहा गया है, कारण उनकी रुचि ना होकर उनका लड़की लड़का होना था। रूढ़वादी धारणाएं हमें लोगों को उनके व्यक्तिगत विशेषताओं के साथ देखने से रोकती हैं। ठीक है। भेदभाव भेदभाव तब होता है जब हम लोगों के साथ समानता या आदर का व्यवहार नहीं करते। यह तब होता है जब व्यक्ति या संस्थाएं पूर्वाग्रह से ग्रसित होती हैं। भेदभाव तब होता है जब हम किसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं या भेद करते हैं। ठीक है, इस चीज को समझिए। रूढ़वादी धारणाओं में अगर इसमें हम बात करें कि जैसे एग्जाम्पल दिया गया था कि इसमें लड़के और लड़कियां अलग अलग विषय लेने को कहा गया, तो क्या है, लड़की है तो उसके लिए विषय अलग है, लड़का है तो उसके लिए विषय अलग है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। रूढ़वादी धारणाएं हम व्यक्तिगत विशेषताओं को देखने को मिलती हैं। ठीक, ये साइकोलॉजिकल टाइप की धारणाएं हैं जो रूढ़वादी धारणा बन जाती हैं लोगों के मन मस्तिष्क विचार। भेदभाव तब आपको बता चुके हैं। भेदभाव तब होता है जब हम लोगों के साथ समानता व आदर नहीं करते हैं, व्यवहार नहीं करते हैं। यह तब होता है जब व्यक्ति या संस्थाएं पूर्वाग्रह से ग्रसित होती हैं। भेदभाव तब होता है जब हम किसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं या भेद करते हैं। ठीक है। उल्लंघन, जब कोई जबरदस्ती कानून तोड़ता है या खुले के रूप में किसी का अपमान करता है, तो हम कह सकते हैं कि उसने उल्लंघन किया है। यौन प्रताड़ना, इसका आशय औरतों की इच्छा के विरुद्ध उनके साथ यौन से जुड़ी शारीरिक या मौखिक हरकतें करने से यौन उत्पीड़न कहते हैं। इस पे भी कानून बनाए गए हैं, आपको आगे पता लगेगा। ये कुछ है। ये अगर आप इसको सीखना चाहें, जैसे एक किसान है तो किसान के रूप में इसमें चित्र बनाइए। इसमें किसका चित्र ज़्यादा महिला पुरुषों के बनाएंगे। एक मजदूर का, अगर मेल का मजदूर बनाएंगे तो इसमें महिला का बनाएंगे ज़्यादा कि पुरुष का ज़्यादा बनाएंगे। एक नर्स का आप चित्र बनाएंगे तो महिलाओं का चित्र ज़्यादा बनाएंगे या पुरुषों का चित्र बनाएंगे। एक वैज्ञानिक रूप में इसमें चित्र बनाइए आप। ठीक है। एक पायलट के रूप में चित्र बनाइए, एक शिक्षक के रूप में चित्र बनाइए। तो सबसे ज़्यादा किसकी संख्या बनाते हैं? आपकी मानसिक जो साइकोलॉजी बनी होगी, वो आपने जो समाज में देखा, जो आपके माता पिता, आपके परिवार, समाज, राज्य राज्य में भी कह सकते हैं अगर कहीं आए गए हैं, जो एक धारणा पहले बनी थी, जो आप पढ़ते चले आए या देखे आप। ठीक है, समाज में, क्योंकि राज्य कभी नहीं कहता है कि ये महिलाओं और पुरुषों के बीच में अंतर, उसने तो भेद को ही समाप्त किया है कानूनी रूप से। ठीक है। तो क्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक हैं? इस चीज को आप बनाइए। क्या किसी प्रकार के व्यवसाय में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक हैं? इस पे भी आप सोचिए। क्या नर्स के लिए महिला का चित्र बनाया गया है और क्यों बनाया गया, आप सोचिए इस पे। क्या महिला किसानों के चित्र तुलनात्मक रूप से कम है या नहीं है, तो क्यों है? ठीक है, आप इस पे थोड़ा सोचिए। देखिए, ये देखिए महिला है, ठीक, भुट्टा तोड़ने निकाल रही है, जिसमें भारत में 83.36% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। उनके काम में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना, कटाई करना शामिल है। फिर भी हम किसान के बारे में कुछ सोचते हैं कि हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। महिलाएं ही देखिए, भारत में खेती के काम में 83.6% महिलाएं खेतों में काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, हम पुरुषों के बारे में सोच रहे हैं कि पुरुष ही खेती का काम करते हैं, जबकि महिलाएं देखिए इनडायरेक्टली रूप से काम कर रही हैं। पुरुष गए बस खेत बो आए, ठीक है, पुरुष गए सिर्फ पानी नहीं लगा आए, लेकिन बाकी काम कौन कर रही हैं? महिलाएं कर रही हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ पे कभी ध्यान दीजिएगा, सोचिएगा। ठीक है, जो ये सर्वे है आपका, एक 61 नेशनल सर्वे सैंपल 2004-5 का। अब काम, अवसर और कठोर अपेक्षाओं की बात करें, एक कक्षा में बच्चों से महिलाओं और पुरुषों के चित्र बनाने के लिए कहा गया है। बच्चों ने पुरुषों को पायलट के रूप में और महिलाओं को नर्स के रूप में चित्रित किया। बच्चों को लगता था घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के ही काम कर सकती हैं। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं। ठीक है, महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं। इस पे देखिएगा, आपने बच्चों ने ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि बच्चों को ऐसा देखा होगा अपने परिवार, समाज में उनको कुछ बताया गया, उनके माता पिता ने ऐसा बताया होगा, या उन्होंने हॉस्पिटल गए होंगे तो नर्स के रूप में देखा होगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, बच्चा समाज से भी सीखता है, परिवार से भी सीखता है। ठीक है, और पूछते हैं, बच्चों में पूछने की आदत ज़्यादा होती है कि ऐसा है कि क्यों है, तो माता पिता या उनके गार्जियन से बताते हैं, जो वो बताते हैं वो उसे एक शिक्षा मानकर ग्रहण कर लेते हैं। वही उनके अंदर धारणाएं विकसित होने लगती हैं, क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञापन के लिए तकनीकी दिमाग की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसीलिए तकनीकी दिमाग की ज़रूरत होती है। लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने के लिए सक्षम नहीं होती हैं। लड़कियां और महिलाएं क्या हैं, तकनीकी कार्य के लिए बिल्कुल सक्षम नहीं है। इस चीज़ को आप सोचिए।
ऐसा आपने पुरुषवादी समाज ने, पुरुषवादी लोगों ने ऐसा लोगों के दिमाग में, अपने भी दिमाग में आया, हो सकता है उनको भी पीछे से मिला हो, फिर उन्होंने अपने बच्चों के दिमाग में डाल दिया हो। तो क्या है, लड़कियां तकनीकी रूप से सक्षम नहीं हैं, जबकि जन्म हुआ, ठीक, तो माता पिता भी एक हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल जीन्स भी एक हैं, ठीक, फिर भी क्या है, महिलाओं को तकनीकी रूप से क्या है, उनका दिमाग नहीं है। ऐसा हम लोगों ने धारणा बना ली है, ये रूढ़वादी धारणा है। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़वादी धारणाओं में विश्वास करते हैं। बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने से अध्ययन या प्रशिक्षण लेने में सहयोग नहीं मिल पाता, इस कारण जो लड़कों को मिलता है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें, ठीक है। लड़कियों को क्या है, रूढ़वादी धारणा है, तो लड़कियों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने से उनको प्रशिक्षण लेने के लिए उन्हें सहयोग नहीं मिलता है। वो करना चाहती हैं, लेकिन परिवार के माता पिता या सहयोग नहीं देते हैं, या वो करना चाहते तो और घर के जो सदस्य हैं, बुजुर्ग सदस्य, वो करने नहीं देते हैं, कहते नहीं, इसका लक्ष्य तो मुख्य शादी करना है, तो पराए घर जाएगी, ये क्या करेगी लड़की डॉक्टर और इंजीनियर बनके, ठीक है। इसके जो ससुराल वाले बनाना चाहेंगे वो बनाएंगे, हमें तो अब शादी करके मेरा लक्ष्य खत्म, ठीक है। तो कुछ लोगों के दिमाग में ऐसे भी विचार हैं, ठीक है। अगर ऐसे हैं तो आप भी बदलिए और उनको बदलने में सहयोग करिए, ठीक है। हमें यह समझना होगा कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं, सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबाव को सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षा के रूप में होता है, तो कभी यह हमारे अपने मित्रों के रूप में गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा होते हैं। लड़कों पर ऐसा दबाव नौकरी के लिए होता है, जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह अच्छा व्यवहार नहीं करते तो उन्हें चिढ़ाया जाता है, ठीक है। ऐसा है कि मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा होते हैं। लड़कों में ऐसा दबाव नौकरी के लिए होता है, अधिक वेतन मिले, ठीक है, दूसरे लड़कों की तरह अच्छा व्यवहार नहीं करते तो उन्हें चिढ़ाया जाएगा। अगर लड़का मतलब गुमसुम है, चुप है, लोगों से व्यवहारिक बोलचाल की भाषा मिलता जुलता नहीं है, तो लोग उन्हें चिढ़ाएंगे कि आप अच्छा नहीं बोलते, आप अच्छे तरीके से लोगों से पेश नहीं आते, चिड़चिड़ापन है, ठीक है, आप रूढ़वादी किसी धारणा से ग्रसित हैं किसी अपने मित्र से, तो भी लोग चिढ़ाते हैं। अगर लोग समझदार हैं उनके बारे में बात करते हैं। रूढ़ियों को तोड़ा है, कैसे तोड़ा है, आप एक महिला है, देखिए इस रूढ़ियों को कैसे महिला ने तोड़ा है, वो भी एक महिला, वैसी महिला जो एक आदिवासी समाज से है, और उसने कई रूढ़ियों को तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया, रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, ठीक, ऐसा पहना जाता था, रूढ़वादी समाज मानता है अपना। पर झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लकारा ने इस धारा के रूप को बदल दिया। उसने उत्तरी रेलवे की पहली महिला चालक इंजन बन गई, ठीक है। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, पर उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी के घर के कामों व अन्य जिम्मेदारियों में हाथ भी बटाती रही। उसने मन लगाकर मेहनत से पढ़ाई की, स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली कोशिश में ही उत्तीर्ण हो गई, ठीक है। पहले तो उनके माता पिता देखिए पढ़े नहीं थे, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने समझा और अपने बच्चों को पढ़ाया। महिला लड़की और लड़के में भेद नहीं किया, लड़की को भी उतना ही पढ़ाया जितना लड़के को पढ़ाया होगा, तभी लड़की आज तकनीकी शिक्षा ग्रहण की, पॉलिटेक्निक बनी, पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा लिया इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिर वो रेलवे की जो ड्राइवर है ट्रेन की जिससे आप यात्रा करते हैं, तो उसके एक बनी ड्राइवर बन गई जो तकनीकी विभाग में आता है। लक्ष्मी कहती है, मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है। जैसे ही कोई ये कहता है कि खला काम लड़कियां नहीं कर सकती, मैं उसे करके रहती हूँ। यही चीज़ आपको अंदर भी लाना है। अगर आप लड़की हैं, आप अगर महिला हैं, कोई आपसे कहे कि ये काम नहीं है, करना चाहे आप कर सकते, इसे समाज ने रोका है, तो आप उस रूढ़वादी धारणा को तोड़ दीजिए। अगर वो पूरी तरीके से स्वतंत्रता से रिलेटेड हो, कानून से रिलेटेड हो, कानून के परे नहीं जाकर, स्वच्छंदता में नहीं जाकर, इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि ना स्वच्छंदता हो जाए, ना किसी कानून को तोड़ें, बस आप बाकी काम करिए। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के लिए अनेक अवसर आए। जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी तब उसे पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई, ठीक है। जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी, मतलब आई, तब उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई और जब तय किया कि वो एक ड्राइवर या इंजीनियर बने, इंजन ड्राइवर बनेगी।
ऐसा लिखा है। उसका दृष्टिकोण सीधा साधा है, जब तक मुझे मज़ा आ रहा है मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, मैं अच्छे से रह पा रही हूँ और अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूँ, मैं अपने तरीके से क्यों ना जीऊँ, ठीक है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, मैं को किसी के कानून के द्वारा किसी के कानूनों का हनन नहीं हो रहा, या अपनी स्वतंत्रता से किसी के कानूनों का हनन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो एक रूढ़िवादिता कोई कानून नहीं है, अगर कोई रूढ़िवादी धारणा टूट रही है इससे, तो उसका कोई फर्क नहीं इस पर पड़ता है, ठीक है। परिवर्तन के लिए सीखना, अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि लड़कों को ऐसे किन किन दबावों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। क्या लड़कों को ऐसे दबाव का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल, बहुत सारी रूढ़िवादी धारणाएं जो लड़कों को जो धारणा बना है, जैसे क्या थी ग्रेट मूवी में वो निरारी की क्या थे, जो बेटा था उसे वो बार बार इंजीनियरिंग शिक्षा देना चाहता, जबकि वो लिटरेचर में अच्छा करना चाहता था। वो 2-3 बार किया, फिर उसने क्या काम किया, सुसाइड कर लिया। ऐसे ही अपनी एक मूवी थी छिछोरे, तो छिछोरे में सुशांत सिंह जब इंजीनियरिंग करने आए थे, आज अच्छे हीरो थे, लेकिन आज हमारे बीच नहीं रहे। कुछ ऐसी घटना घटी, क्या कारण थी, आज सीबीआई जांच हो रही है, तो निकल के आए कि देखें क्या घटना थी। और तो उसमें दिखाया कि उसका बेटा भी उस पर दबाव बना था, उसने सोचा कि हम अगर अच्छा नहीं करेंगे तो हमारे माता पिता क्या कहेंगे, हमारे समाज के लोग क्या कहेंगे, तो वो छत से कूद के अपने आप को ब्रेक कर लेता है। तो इलाज के समय उसके दोस्त आते हैं, उसे समझाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके की कहानियाँ हैं कि ज़रूरी नहीं कि इस दबाव नहीं है, उस पर भी दबाव है। जबकि इस मूवी में उनके पिता का कोई दबाव नहीं था बच्चे पे, लेकिन बच्चे के ऊपर समाज का दबाव था, बच्चे दोस्तों का दबाव था, ठीक है। तो वो दबाव ही ऐसा था। जेवियर अपना 10वीं बोर्ड की परीक्षा पर देखकर खुश था। यद्यप विज्ञान और गणित में उसने बहुत अधिक अंक नहीं मिले, लेकिन अपने पसंदीदा विषय इतिहास और भाषाओं में उसने अच्छा किया। जब उसने माता पिता ने परिणाम देखे तो वो खुश नहीं हुए, ठीक है, ऐसा हुआ। हे भगवान जेवियर, गणित में तुम सिर्फ 65% ही लाए हो, भौतिक शास्त्र में तुम्हारे अंक बहुत कम है। सच तो बताएं, 65% देखिए, हमारे तो कभी 65% बहुत केमिस्ट्री और फिजिक्स में नहीं आए भाई, ठीक है। देखिए इस बच्चे के 65% हैं, लेकिन इसके माता पिता कह रहे हैं कि इतने कम क्यों हैं, क्योंकि लोग 95-98% तक लाते हैं, 99% तक लाते हैं आज तो, ठीक है। इस हालत में मुझे पता है कि माँ पर कोई बात नहीं, ठीक है, माँ पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ, तो मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि इसकी माता ने इस पर दबाव डाला कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तुम इतिहास पढ़ना क्यों चाहते हो, पिता कह रहे हैं, अपने भविष्य के बारे में सोचो। तुम एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है तो इतिहास से क्या मदद मिलेगी, इससे कोई भविष्य नहीं है। इनके पिता कह रहे हैं मुझे गणित और विज्ञान अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, बच्चा कह रहा है, ठीक है। समझदारी से काम लो बेटे, गणित ले लो और साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लो, कंप्यूटर सीखने से आसानी से नौकरी मिल जाती है। ये बच्चे पे मानसिक दबाव डाला जा रहा है, ठीक है। अब ये रमाबाई हैं, इनका ये चित्र है, एक स्किल और भी है जो काम करती महिलाओं का एक चित्र था, वो मैंने नहीं डाला इसमें, पर आपको बताएंगे इसके माध्यम से, आप समझिए। रमाबाई अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा के योद्धा, स्वयं भी स्कूल नहीं गई, ठीक है। अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं भी स्कूल नहीं गई, अपनी बेटी के साथ हैं, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया था। उन्हें पंडिता की उपाधि इसीलिए मिली क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी। उस समय औरतों के लिए बड़ी उपाधि होती थी, औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी जब उन्होंने संस्कृत पढ़ना लिखना सीखा था। उन्होंने 1898 में पुणे के पास एक खेड़ गांव में मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने और स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। ये उन्होंने खेड़ गांव के पास एक विधवा खोला, मिशन खोला, और उसमें क्या था, विधवा स्त्रियां उसमें इसलिए ज़्यादा होती थी, आपको बताया कि बाल विवाह का प्रचलन था। पुरुष की उम्र पता लगा 40 साल है और महिला की जो लड़की है उसकी उम्र 12 से 13 साल। पुरुष पता लगा किसी अकस्मात, किसी खान पान, ठीक है, क्योंकि पुरुष उस समय क्या थे, अपने आप को फ्री मानते थे, बाकी सारे काम महिलाएं ही करती थी, चाहे घर का काम हो, खेतों का काम हो, थोड़ा बहुत पुरुष करते थे, बाकी महिलाएं ही जाती थी, तो अधिकतर काम करती थी। तो उन्हें लकड़ी से चीज़ें, फिर तो क्या हुआ, इसकी कहानी पूरी बताते हैं। तो इसके बाद धीरे धीरे क्या होता था, जब ये बड़ी होती, जब ये लड़की बालिग होती थी, तब तक ये क्या होते थे, ये सीनियर सिटीजन के रूप में रिटायरमेंट हो जाता था। जब ये लड़की, इसकी मान लीजिए 30 से 35 साल हुई, तब तक इनका पता लगा का लेटर आने का समय हो गया। तो इस तरीके से जो है
डिफरेंस पैदा होता था और बाल विवाह की वजह से विधवा स्त्रियों की संख्या अधिक होती थी। अब विधवाओं को क्या करता था, घर के एक कोने में रखा जाता, उनके बर्तन अलग होते थे, उन्हें घर में नहीं घुसने दिया जाता था, अछूत के तौर पे माना जाता था, लोग उन्हें छूते थे तो नहाना पड़ता था। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ थी, ठीक है, जिसे आज समाज ने की रूढ़ियों को तोड़ दिया है लोगों ने। उन्होंने लड़की से चीज़ें बनाने, छापाखाने चलाने जैसी कुशलताएं सिखाई थी, जो वर्तमान में लड़कियों को कम कम ही सिखाई जाती हैं। ऊपर बाएं हाथ की तरफ छपी तस्वीर में उनका छापा खाना दिख रहा है। रमाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है, हम देख सकते हैं इस चीज़ को। परिवर्तन के लिए सीखना, ठीक है। अब पहले क्या था, आज पहले के बच्चा आज स्कूल जाना आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम सभी लोग जानते हैं कि आप आपके माता पिता, चाहे आप गरीब हों अमीर हों, सभी लोगों को स्कूल भेजते हैं, ठीक है। एक रिक्शा चालक भी अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा देना चाहता है मेहनत करके, क्योंकि उसे पता है कि शिक्षित होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि वो खुद ही उसका दर्द झेल रहा है। आज लोग सोचने लगे हैं कि बच्चों को स्कूल जाना एक साधारण बात है, और हमारे संविधान में मूल अधिकार के तहत शिक्षा का अधिकार दिया गया है। लेकिन अगर हम अतीत में चलें, अतीत का मतलब अगर हम 100 साल, 50 साल या 100 साल पीछे जाएं, तो आप इसकी जैसे जैसे पीछे चले जाएंगे, तो आपको ये कल्पना धुंधली या धूमिल होती नजर आएगी शिक्षा के बारे में, महिलाओं के और लड़कियों के लेके, या बच्चों को स्कूल जाने की। कठिन है। जैसे आज बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि अतीत में इस तरीके से बच्चे स्कूल जाते थे, आप इस बारे में सोचिए, अपने माता पिता, भाई, दादा, दादी से पूछिए। ठीक, अगर हम अतीत की में देखें, ठीक है, अगर हम अतीत में देखें तो बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना बहुत पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात मानी जाती थी। अतीत में पढ़ना लिखना कुछ ही लोग जानते थे या कुछ ही लोगों तक ही सीमित था, ठीक है। अतीत में पढ़ना लिखना कुछ ही लोग जानते थे और कुछ लोगों तक ही सीमित था, ये हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था, उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उन समाजों में जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, वहीं लड़कियों के अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। अधिकांश बच्चे वही काम करते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे, ठीक है। लड़कियों की स्थिति और इससे खराब थी कि उन समाजों में जहाँ उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया नहीं जाता था। लड़की जहाँ इसमें ऐसे हो सकता है कि आपको फोटो मिस्टेक में देखना पड़ेगा। हाँ, लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी उन समाजों में जहाँ उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया तक नहीं जाता था। नहीं यार, कुछ है, लड़कों को, हाँ सॉरी, लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, वहीं लड़कियों को अक्षर सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में जहाँ कुम्हारी, बुनकरी, हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियाँ औरतों काम करने में केवल सहायता करेंगी। जैसे क्या था, पुरुष क्या करते हैं, जैसे 83.6% महिलाएं क्या है, खेतों में सारे काम कर रही हैं। फिर भी क्या है, पुरुष किसान क्या है, किसान, पुरुष को किसान माना जाता, महिला को किसान नहीं माना गया, ठीक। अगर चित्र बनाएंगे, आपके मानसिक मन में ऐसी धारणा बनी है। इसी तरीके से जैसे कुम्हारी, हस्तकला सिखाई में क्या थी, लड़कियां, औरतें इनमें सहायता करती थीं, लेकिन क्या था, मूल काम इन्हें नहीं सिखाया जाता था कि टेक्निकल, जैसे कुम्हारी या जैसे चाक चलाना, बुनकरी में जैसे काम करना, चरखा, हस्तकला में कोई कला है, तो इन चीज़ों से उन्हें दूर रखा जाता था। और उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। चूंकि वे चाक नहीं चलाती थी, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्षों शिक्षा के बारे में कई नए विचारों का जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आए। कारण थे कि अपने यहाँ जब अंग्रेजों का शासन था तो कई लोगों ने पढ़ लिख के विदेश गए, विदेश से लौटे तो उन्होंने अपने यहाँ भी समाज में स्कूल पढ़ाए। प्राच्य विद्या के साथ साथ आंग्ल विद्या और प्राच्य विद्या के स्कूल खुले, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुले, अलग अलग तरीके के खुले, ठीक है। और वे समाज जिन्होंने कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे, ठीक है। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियां और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए और स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए इसने यहाँ संघर्ष किया। कुछ महिलाओं ने उनको पढ़ने के लिए मदद की, कुछ महिलाओं ने पढ़ने के लिए संघर्ष किया, ठीक, ऐसा है। अब एक राज सुंदरी देवी हैं जो 1890 के उनका जीवन काल है, अनुभव है उनका। उनका जन्म 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में वो पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बंगला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी, इसीलिए वो उनकी इस NCERT में पुस्तक में उनकी जीवनी का नाम है आमार जीवन, ठीक है। आमार जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है, ठीक है। ये आपसे कभी PT में पूछा जा सकता है।
ठीक है, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। राज सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार की गृहिणी थी। ठीक है, उस समय लोगों का विश्वास था कि अगर लड़की पढ़ लिख गई तो पति के लिए क्या है, दुर्भाग्य हो सकता है। पर लड़की पढ़ लिख गई तो हो सकता है कि पति उसका लूला लंगड़ा हो जाए, हो सकता है पति उसका मर जाए, हो सकता है किसी अकस्मात प्राकृतिक घटना का शिकार हो जाए, या विधवा हो जाती थी और विधवा हो जाती थी। ठीक है, ऐसा समाज के कुछ लोगों ने ऐसी धारणाएं विकसित करने के कारण, क्योंकि उनको लगने लगा था कि अगर महिलाएं भी पढ़ लिख गई तो हमें अपनी सत्ता, अपनी शक्ति, अपने अधिकारों का बंटवारा करना पड़ेगा। अभी क्या है, हर जगह अपने अधिकार हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे महिलाएं शिक्षित होती जाएंगी वैसे 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 उन्हें अपने अधिकारों को बांटना पड़ेगा। जैसे समाज में हर वर्ग में जैसे शिक्षा क्या थी, पहले नहीं थी, धीरे धीरे क्या है सब में शिक्षा देते रहे, फिर नौकरी में हाथ देना पड़ा। तो क्या आज अधिकारों में, नौकरियों में क्या है, सबको संविधान के तहत मिलने लगा। तो लोगों को क्या है, सत्ताओं या सत्ता, कानून या पद, नौकरियों में क्या है, सब में अब भागीदारी बनाना पड़ा। इसी तरह महिलाओं को भी पहले इसी रोका गया, लेकिन धीरे धीरे क्या है, कानून के तहत उन्हें हर जगह अधिकार मिले। और पहले ऐसी धारणाएं बना दी गई कि ऐसा करेगी महिला तो महिलाओं को हम रोक सकते हैं। इसलिए पुरुषवादी समाज ने, पुरुषवादी सोच ने ये धारणा बनाई कि जो महिलाएं हैं जो घरों का काम करेंगी वो पुरुषों का काम नहीं करेंगी, या बाहर के काम पुरुष होंगे, बाहर का काम महिलाएं नहीं करेंगी। ठीक है, और पढ़ाना लिखना उनके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि पढ़ लिख जाएंगी तो क्या होगा, पति के लिए दुर्भाग्य लाएंगी। ठीक, क्योंकि पति की कोई बात काट देंगी, हो सकता है पढ़ लिख के तर्क वितर्क कर दें, हो सकता है आपसे सवाल जवाब कर दें। ठीक, हो सकता है आपके बातों को समझ सकें, आप क्या पढ़ लिख रहे हैं, हो सकता है आपके मोबाइल को देख लें, उस समय मोबाइल नहीं रहा होगा। तो इस तरीके की घटनाएं हैं। अब महिला ऐसे काम करेगी तो पुरुष को लगेगा कि ये तो हमारे अधिकारों का हनन है। तो इन्हीं अधिकारों को अपना बनाए रखने के लिए पुरुष ने सब मानसिक धारणाएं अपने आसपास गिनना शुरू की और उसे समाज की महिलाओं पर थोप दिया। ठीक, ऐसा नहीं कि पुरुष ने इस पे बैठक की होगी, ये धीरे धीरे क्या है, एक तरीके का वायरस है, पूरे समाज में धीरे धीरे फैलता गया। अब इस वायरस का एक वैक्सीन कानून बना और कानून का वैक्सीन लगा सबके, धीरे 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 ये वायरस खत्म हो रहा है। आगे चल के भी ये वायरस खत्म होगा, जैसे कोविड-19 का दौर चल रहा है। अभी वायरस के लिए कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है, इसलिए अपना ध्यान रखें भाई। शिक्षा प्राप्त करके कुछ महिलाओं ने समाज में स्त्रियों की स्थिति के बारे में प्रश्न उठाए। उन्होंने असमानता को अपने अनुभव का वर्णन करते हुए कहानियां, पत्र, आत्मकथाएं लिखी। ठीक है, महिलाओं ने लेखों में भी स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए सोचने और जीने के लिए नए नए तरीकों की कल्पना की गई। अब देखिए, जो रमा सुंदरी बाई जी थी, इनकी कहानी में क्या है, मैं सवेरे काम करना शुरू कर देती थी उस और आधी रात हो जाने के बाद भी काम करती थी। महिलाएं घर का काम करती थी, काम किया, लेकिन काम में क्या था, वो काम नहीं माना जाता, वो ये माना जाता है ये तो उनकी ड्यूटीज हैं। जैसे अपने संविधान में क्या है, अधिकार मिले, अधिकार के साथ आपकी ड्यूटीज हैं। तो क्या है, अधिकार तो कुछ मिले नहीं, लेकिन ड्यूटीज है कि महिला घर का खाना बनाएगी, महिला है तो तुम खाना बनाओ। जैसे क्या है, आप घर गए तो आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपकी माता, तो आप क्या कहेंगे कि आपने खाना नहीं बनाया। ठीक, वो अगर हो सकता है बीमार हो, कुछ परेशानी हो, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि क्या ऐसी कोई बात तो नहीं हो गई, कोई मतलब क्या ऐसी बात होगी खाना नहीं बन पाया आज, तो आप इस पर ना सोचें। अगर ऐसा है तो आप सोचिए कि अगर कोई महिला है, अगर वो खाना नहीं बनाई तो हो सकता कोई बात हो, उस बात को समझने की कोशिश करें, उनमें सहयोग दें। ठीक है, उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि लिखूंगी। उनके मन में था कि ऐसा था कि सभी पढ़ लिख गए, मैं अभागी थी। अभागी क्यों थी कि अभागी उस समय यही माना जाता था कि जिनके माता पिता नहीं होते हैं, ऐसा हो सकता है। उन दिनों ऐसी एक भ्रांति है, उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। ठीक है, ये भी हो सकता है कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी इसलिए अभागी है। स्त्रियों को अभागी माना ही जाता कि अभागी हैं, इन्हें पढ़ाना लिखाना नहीं है। हो सकता है ये भी एक रूढ़वादी धारणा हो, ठीक है, जिसे मेरी समझ में नहीं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये रूढ़वादी धारणा हो सकती है कि महिला है, अभागी है, इसलिए पढ़ लिख नहीं सकती। ये एक रूढ़वादी धारणा है। ठीक, बाद में मैं स्वयं भी अपने विचारों का विरोध करने लगी। ठीक है, जब वो पढ़ी लिखी नहीं थी, अभागी थी, तो वो अपने विचारों का स्वयं विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया, स्त्रियां पढ़ती नहीं हैं, फिर भी मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मुझे एक स्वप्न आया, वो स्वप्न देखती है मैं चैतन्य भागवत एक संत है। ठीक है,
का जीवन पढ़ रही थी। बाद में दिन बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते सुना कि विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी हुई है, जब मैं यहाँ मंगाऊँ तुम इसे अंदर ले आना। वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रखी गई, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा दिया। ठीक है, उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी ये मेरे हाथ में दिखना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर दिख गया तो हो सकता है पिटाई हो सकता है कि इससे उन पर पाबंदी लगाई जाए कुछ। मेरा सबसे बड़ा बेटा उसमें ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उसमें से भी मैंने एक छिपा दिया। ठीक है, कह रही कि एक ताड़ के पत्ते से भी उन्होंने एक छिपा दिया। जब मौका मिलता था तब मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान करके याद करके अक्षर से करती थी। मैंने उन शब्दों का एक मिलान करने की कोशिश की, ठीक है, जो मैंने दिन भर में सुनती रहती थी। ठीक है, और अत्यधिक जतन और कोशिशों से लंबे समय के बाद मैं पढ़ना लिखना सीख लिया। राज सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन में उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। ठीक है, राज सुंदरी देवी ने अपने दैनिक जीवन के अनुभव के विस्तार से लिखा है। ऐसे भी दिन होते थे जब वह दिन भर में क्षण भर का विश्राम नहीं मिलता था। इतना समय भी नहीं था कि वो जरा बैठकर कुछ खा पी पानी, इतना समय उन्हें नहीं मिल पाता था, ऐसा हुआ करता था। ठीक है, अब अगर हम राज सुंदरी देवी और आगे पढ़ते हैं, पहले पीछे पढ़ना छूटा हुआ है, आपको बताते हैं। ये है रुकैया और सखावत। ये लेडी लैंड का उन्होंने से सपना लिखा था। लेडी लैंड क्या है? एक ऐसी जमीन है जहाँ महिलाएं जो हैं हर तरीके के कार्य कर सकती हैं। ठीक है, तो उस पे पुरुष की जो पुरुष जो बंदूक चलाते हैं, जो तोपें चलाते हैं, महिलाएं अपनी उस बौद्धिक क्षमताओं से इनको हरा देते हैं। ऐसा एक लेडी लैंड का सपना है। ठीक है, हो सकता है बहुत सारी स्त्रियों अच्छा सपना है, ऐसा है तो देखिए, लेकिन बस क्रांतिकारी मत बन जाइएगा। ठीक है, फेमिनिस्ट रहिए, क्रांतिकारी मत बनिए। रुकैया सखावत हुसैन एक धनी परिवार से पैदा हुई थी। ठीक है, उनके पास बहुत जमीन थी। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, उर्दू पढ़ना और लिखना उनको परिवार में सिखाया गया होगा कि उर्दू और पढ़ना और लिखना मुस्लिम समाज में महिलाओं को घर में ही पढ़ना लिखना सिखाया जाता था उस समय। आज भी पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, लेकिन उन्हें बंगला और अंग्रेजी बोलने से रोक दिया गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा बोलने में क्या जाता, अंग्रेजी भाषा अगर कोई महिला सीख लेगी तो ये माना जाता था कि इसने अपनी संस्कृति को दूषित कर दिया, हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि वो अंग्रेजी सीख गई है, अंग्रेजी में क्या है, संस्कृति की टूट गई, रूढ़ियों को तोड़ दिया। उस समय अंग्रेजी जो लड़कियों के सामने विचार रखती थी, ठीक है, अंग्रेजी भाषा के रूप में देखा जाता, उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, क्योंकि अंग्रेजी भाषा है ही नए विचार आ जाएंगे मॉडर्न से, जिन्हें लड़कियों को ठीक नहीं मानते थे, लड़कियों के लिए ठीक नहीं माना जाता था, इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों के लिए पढ़ाई जाती थी। ठीक है, रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बंगला और अंग्रेजी भाषा पढ़ना लिखना सीख लिया। आगे जाकर वे लेखिका बनी। 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी, अंग्रेजी भाषा का कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्हें एक उल्लेखनीय कहानी लिखी, जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। ठीक है, ये थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की टेक्नोलॉजी है, कभी भी कहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई है, जो लेडी लैंड के नाम से की एक जगह पहुंचती है। ठीक है, कल्पना की गई थी, सुल्ताना का स्वप्न है। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई, जो लेडीलैंड के नाम की एक जगह पर पहुंचती है। लेडीलैंड ऐसा स्थान था जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने, आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने का उपाय खोजती हैं और हवाई कारें चलाती हैं। लेडीलैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकें, युद्ध के अन्य अस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं और पुरुष एक अलग थलग स्थान पर भेज दिए जाते हैं। सुल्ताना लेडीलैंड ने अपनी बहन सरहा के साथ यात्रा पर जाती है, तभी उसकी आंख खुल जाती है। उसे पता चलता है कि वह स्वप्न देख रही है। ठीक है, स्वप्न में भी उसके विचार आए कि मुझे ऐसा काम करना है। कारण है कि उसने समाज में क्या है,
आपके मस्तिष्क में स्वप्न का है। जब आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटती है तो वो आपको मस्तिष्क में घर कर जाती है। जब आप सोते हैं तो आप उस पर स्वप्न देखते हैं, तो उसको काल्पनिक विचार के रूप में आते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों की हवाई जहाज और कार चलाने के स्वप्न देख रही थी, जब लड़कियां स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी। इस तरीके से शिक्षा ने रुकैया के जीवन को बदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित संतुष्ट नहीं थी, उसकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने और लिखने की शक्ति नहीं दी, वरन उससे एक अधिक करने की शक्ति दी। 1910 में उन्होंने कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला, जो आज भी कार्य कर रहा है। ठीक है, रुकैया हुसैन का देखिए काम। ठीक है, सुल्ताना ड्रीमलैंड देखिए आप, लेडी क्या है, लड़ रही है इससे तोपों और बंदूकों से। अब कहानी आज के स्कूल की बात करें, उस समय की बात थी। राज सुंदरी देवी और रुकैया हुसैन, जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी, ऐसी स्थिति के विपरीत वर्तमान समय भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं। इसके बावजूद बहुत सी लड़कियां गरीबी, शिक्षण सुविधाओं का अभाव, भेदभाव के कारण स्कूल नहीं जा रही। तो लड़कियां गरीबी है, दूसरे शिक्षण सुविधाओं का अभाव है, ठीक है, दूसरा भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती हैं। सभी समाजों और वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षण की समान सुविधाएं प्रदान करना, विशेषकर लड़कियों को, जो आज भी एक चुनौती है। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय क्या हैं? आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष की जनगणना होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में भी विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या और स्त्री और पुरुषों की अनुपात। ठीक है, शिक्षित लोगों की संख्या, कितने शिक्षित लोग हैं, और स्त्री पुरुष का अनुपात क्या है, लिंगानुपात जिसे बोलते हैं। 1961 में की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों, जहां 7 वर्ष से अधिक की आयु के लोग थे, 40% था। ठीक है, 1961 की जनगणना के अनुसार क्या था ये अनुपात शिक्षा में? लड़कों जहां 40% शिक्षित थे, वहीं कम से जो अर्थात वे अपना कम से कम अपना नाम लिख सकते थे, इसकी तुलना में लड़कियों और स्त्रियों की में 15% ही शिक्षित था। ठीक है, 15% ही शिक्षा था 61 में। अब 2011 की जनगणना में देखिए, यही लड़के और लड़कों की संख्या में 82% होगी शिक्षित, और नहीं, लड़कों और पुरुष की ये संख्या 82% हो गई, और शिक्षित लड़कियों और स्त्रियों की संख्या 65% हो गई। इसका अर्थ होगा पुरुषों और स्त्रियों की भी, दोनों के लोगों अनुपात बढ़ गया। जो पढ़ लिख सकते हैं, जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है, लेकिन जैसा आप देख सकते हैं कि अभी भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है, इसके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप देखिए, अभी एक 82 पे है, एक 65 पे है। इसमें एक चीज़ भी और है, अपने यहाँ देखा जाए तो शिक्षित होना क्या है, जो अपना नाम लिख पढ़ सके या लिख सके। अब तो साक्षर की ऐसी बात है, अपना नाम लिख पढ़ सके साक्षर माना जाता है, जैसा पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, शिक्षा में अभी क्या है, अभी शिक्षा के कई स्तर हैं, प्राइमरी शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, उच्च शिक्षा है। तो इसी शिक्षा में अभी देखा जाए तो, हालांकि इस शिक्षा में सारी शिक्षाएं शामिल हैं, और हायर, प्री मिडिल, हायर, तो लेकिन हम देखा जाएगा तो इसमें क्या है, इसमें हायर या माध्यमिक शिक्षा का स्तर बहुत कम होगा दोनों में। ठीक है, खासकर इस वाले में, महिलाओं वाले में, इसमें तो तब भी होगा। ठीक, लेकिन इसमें इसका प्रतिशत ज़्यादा होगा प्री वाले में, ऐसा है। देखिए, स्कूल जाने का स्तर आपको प्राइमरी, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, इसमें देखिए लगातार बढ़ता चला जा रहा है, हर जगह, हर जगह बढ़ता चला जा रहा, आप देख लीजिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, इसके लिए अभी नया शिक्षा कानून आया है, आपकी नई शिक्षा नीति। ठीक है, शिक्षा की सत्ता का आपको सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, ये भी देखिए आप। ठीक है, कहाँ स्कूल छोड़ रहे हैं। अपने विचारों में सभी वर्गों की तुलना में आदिवासी लड़के लड़कियों के विद्यालय छोड़ने की दर अधिक क्यों है? क्योंकि अभी आगे पढ़ेंगे, यहाँ देखो आपको शायद मिलेगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति जनजाति की लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर क्या है, अधिक है। इसका अर्थ हुआ कि दलित और आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार पता चलता है, ठीक है, क्या पता चलता है, 2011 की जनगणना से पता चलता है कि दलित और आदिवासी लड़कियां की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। ठीक है, ऐसा है, दलित और आदिवासी लड़कियों की अपेक्षा
मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदाय की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष ही समय बिता पाती हैं। ऐसा ये है। अब देखो, दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ने के अनेक कारण हैं। देश में अनेक भागों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ने के लिए उचित स्कूल हैं, ना ही उचित शिक्षक हैं। नियमित रूप से पढ़ने के लिए क्या है, ना तो उचित स्कूल है, ना ही शिक्षक हैं। यदि विद्यालय पास ना हो तो ले जाने आने के लिए साधन जैसे बस या स्कूल वैन की व्यवस्था ना हो तो लड़कियों को उसका स्कूल भेजना नहीं चाहते परिवार के लोग। कुछ अत्यंत परिवार निर्धन होते हैं, इसलिए नहीं भेजना चाहते। बच्चों को पढ़ाने लिखाने का खर्चा नहीं पा पाते हैं। इससे लड़कों को क्या होता है, प्राथमिकता मिल जाती है कि लड़कों को पढ़ा देते हैं, बच्ची क्या है, बच्ची की शादी कर देंगे। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ शिक्षक भेदभाव करते हैं। अपने यहाँ कास्ट सिस्टम है, इससे भी है। धर्म के आधार पर भेदभाव, जात के आधार पर भेदभाव, ठीक है। इन सारे भेदभाव से लोग स्कूल जाना छोड़ देते हैं। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि का एक वो नॉवेल हमने पिछले कक्षा में दिखाया था, जूठन, उसमें उन्होंने अपना लिखा था। अब देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मोदी जी आए 2014 में उन्होंने दिया, ठीक है। कारण है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि बेटियां क्या है, आज आगे बढ़ चढ़कर हर क्षेत्र में अपना नाम कमा रही हैं, इसलिए इनको शिक्षित करो। और ये ऐसा नहीं है कि पुरुषों के जो पुरुष काम कर सकते हैं वो महिला नहीं कर सकती है। उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया, हालांकि पिछली सरकारों ने इसको काफ़ी काम किया, मोदी जी आए उन्होंने और आगे बढ़ाया, ठीक है। क्योंकि राज्य सरकार कानून इस बात के लिए हमेशा बने रहे हैं तो रूढ़ियों को धीरे धीरे समाप्त किया कानूनों के माध्यम से। जितना कानून बने उतने समाज ने अगर उन कानूनों का पालन किया होता तो अभी स्त्री पुरुष समानता असमानता है वो लगभग खत्म हो गई होती, ठीक है। महिला आंदोलन के बारे में देखिए, ये महिला आंदोलन है। कोई भी आंदोलन होता है तो जब सारी महिलाएं मिलकर किसी रूढ़ के खिलाफ आंदोलन करती हैं, रूढ़वाद के खिलाफ, तो आंदोलन सफल भी होता है और वो रूढ़ियाँ टूट भी जाती हैं। दूसरा, इस आंदोलन में अगर कोई पुरुष भी लोग साथ दे देते हैं और देते भी हैं तो उस आंदोलन से क्या होता है, उस आंदोलन में साथ देने से सबसे पहले ये बात हो जाती है, क्या हो जाती है बात, कि महिलाओं में एक आत्मविश्वास और जागृत हो जाता है कि हमारे साथ पुरुष भी हैं। पुरुष, समाज के सभी पुरुष ऐसे नहीं हैं, ठीक है। हमें समाज के सभी पुरुषों को नहीं संभालना है, बल्कि समाज में जो पुरुष रूढ़वादी हैं उनके खिलाफ आंदोलन करना है। तो उनके आत्मबल में विश्वास और बढ़ता है और वो उनकी विश्वास जागता है और वो इस रूढ़ता को तोड़ने में और सफल होती हैं, जल्दी तोड़ देती हैं इस रूढ़वादी धारणा को और सरकार के सामने नया कानून बनाने पड़ते हैं। अब ये आगे बताएंगे कैसे कैसे गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के कानून सरकार ने बनाए, ठीक है। आज शिक्षा पाने का मौलिक और कानूनी अधिकार है, ठीक है। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्रों में भी जैसे कानूनी सुधार, हिंसा, स्वास्थ्य, जहाँ लड़की और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। यह परिवर्तन अपने आप ही नहीं आए, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिस्थितियों के लिए संघर्ष किया है। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों में कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें अभी आगे दिखेंगे, जैसा पीछे दिखाया था, कई पुरुष महिला आंदोलनों का समर्थन करते हैं। अभी पीछे हमने आपको इस बारे में बताया। ये आंदोलनों में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा, उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बना देती हैं। इसमें चेतना जागृत करने का भेदभाव का मुकाबला करने, न्याय हासिल करने, ठीक है, न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न नीतियों और उपयोग किया जाता है। अभियान है भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बना जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी शिक्षा दी जा सके, ठीक है। क्योंकि 2006 में क्या था, घर के अंदर जो काम करने वाले आपके वर्कर्स थे, आप उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, उनको शारीरिक और मानसिक शिकार अपना देते थे, ठीक है। कभी यौन उत्पीड़न हो सकता है, मानसिक उत्पीड़न हो सकता है, शारीरिक उत्पीड़न हो सकते हैं। इसके लिए कानूनी सुरक्षा दी सके, इसके लिए कानून बना। इसी तरह महिला आंदोलनों के अभियानों के 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न में उन्हें सुरक्षा, यौन उत्पीड़न मानसिक और शारीरिक दोनों हो सकते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान के लिए दिशा निर्देश जारी किए।
एक और उदाहरण से देखें तो 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। नव विवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल वालों के द्वारा लोगों को दहेज के लालच में मौत के घाट क्या था उतार दिया जाता था, इसलिए इस पर आवाज उठी महिला संगठनों ने। अब महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना की, कानून अपराधियों को कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि अपराधी कानून तोड़ते थे, फिर बाद में क्या था, चले जाते थे, रिहा हो जाते थे, बेल मिल जाती थी, फिर वो आके कानून को तोड़ते थे। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आई, उन्होंने अदालत के दरवाजे खड़कर आपस में अनुभव और जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छपने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया। ठीक है, ये दहेज प्रथा से संबंधित है, ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। लेकिन आज दहेज कानून इतना कठिन कठोर कर दिया गया है कि अगर कोई महिला कहीं पे भी रह रही है, अगर वो उसको लगने लगे कि मेरा काम मेरे मन मुताबिक नहीं मेरे पति कर रहे हैं या मेरा ससुराल कर रहा है, तो हो सकता है वो कह दे कि मेरे खिलाफ दहेज के खिलाफ, मतलब मुझे दहेज के लिए उत्पीड़न मेरे पति कर रहे हैं। अगर पति बात नहीं मान रहे, हो सकता है अपनी ससुराल वालों के खिलाफ लगा दे। ठीक है, तो कभी कभी इस केस सामने आए हैं कि महिलाओं ने इसका दुरुपयोग भी किया है। तो कानून आपकी सुरक्षा के लिए बनाए, ना कि दुरुपयोग करने के लिए। ठीक है, बदला लेना है तो किसी और तरीके से लो, ठीक, कानून मत तोड़ें। तो इस तरीके का ध्यान रखें। सत्यरानी महिला आंदोलनों की एक सक्रिय सदस्यता, दहेज के लिए मार दी जा गई। ठीक है, सत्यरानी क्या था, महिला आंदोलनों की एक सदस्यता थी, दहेज के लिए मार दी गई। अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइल से घिरी सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी हुई है। ठीक है, जागरूकता और अभियान देखिए। औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिलाओं आंदोलन का प्रमुख कार्य है। ठीक है, और औरतों के अधिकार देखिए आप, अधिकार वही अधिकार पुरुषों के भी हैं जो औरतों के हैं। ठीक, या पुरुष अधिकार, जो पुरुषों को अधिकार मिले हैं वो महिलाओं को भी अधिकार मिले हैं। ठीक, जो उनको प्रकृति से अधिकार मिले हैं वो सभी अधिकार पुरुष और महिलाओं को बराबर मिले हैं कानूनी रूप से। गीत और नुक्कड़ नाटकों जनसभाओं के माध्यम से वह अपने संदेशों को पहुंचाता है। ठीक है, ये देखिए महिला अधिकारों के लिए आज विरोध करने की बात है। जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, किसी कानून अथवा नीति द्वारा जो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाता है, लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन और बहुत अधिक असरकारक तरीके। ठीक है, असरकारक मतलब सरकारी तरीके नहीं है। ठीक है, ये हिंदी है, तो उल्लंघन होता है। ठीक है, ये रैलियां देखिए, प्रदर्शन कर रहे हैं, बोर्ड उठाए हैं। बंधुत्व व्यक्त करना, न्याय के लिए अन्य मुद्दों और औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलनों का हिस्सा है। बंधुत्व का मतलब भाईचारा। ठीक है, न्याय और अन्य मुद्दों औरतों के साथ बंधुत्व, आप औरतों के साथ भाईचारे के साथ व्यवहार करें। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं। हर साल 14 अगस्त को बाघा में भारतीय पाकिस्तानी की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए औरतों में जलती हुई मोमबत्तियां उठा रही हैं। ठीक है, पाकिस्तान बाघा पे है जहां दोनों देश की औरतें ऐसा कर रही हैं। अब अभ्यास प्रश्न है, क्वेश्चन है, इसमें से आप याद रखना कि इस किताब से ये टॉपिक्स जो हैं आज ज्वलंत मुद्दे भी हैं, सोशल इशू के मुद्दे हैं, सोशल जस्टिस के मुद्दे हैं। इसलिए इस टॉपिक के जो भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं इस किताब में, ये सभी टॉपिक आपको मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। इन चीज़ों के आपके मन कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के बाद जब हम टेक्स्ट बुक या कुछ और नोट्स या बना के आपको बताएंगे, तब उसमें एनसीईआरटी मिक्स करके कुछ और बताएंगे। अभी ये आपको केवल एक साधारण आपके अंदर एक समझ विकसित करने के लिए सब बताया जा रहा है कि एनसीईआरटी की भाषा, लैंग्वेज और धारा प्रवाह को आप अंदर आत्मसात करें से। इसके बाद फिर इस पे आगे और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे। जैसे जैसे एनसीईआरटी ख़त्म होती जाएंगी, वैसे ऐसे आपको खुद अंदर आपके अंदर नए विचार, नए कॉन्सेप्ट डेवलप होते चले जाएंगे। तो आप इनको क्वेश्चंस को देखें ध्यान से। आपके विचार में महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़ वाली धारणा कि क्या कर सकते हैं, क्या या और क्या नहीं कर सकते हैं, उनके समानता के अधिकार को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगर हम आज के संदर्भ में अगर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, तो
हम कह सकते हैं कि क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि महिलाओं के बारे में जो समाज में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा है वो महिलाओं को अधिकारों का किस हद तक हनन करती हैं? क्या समानता के अधिकार को ये किसी तरीके से प्रभावित करती हैं? अगर प्रभावित करती हैं तो कैसे करती हैं? और इस पे अपने तर्क के साथ उत्तर लिखिए और इनको कैसे रोका जा सकता है, इन पे आप अपना उत्तर लिखिए। अगर क्वेश्चन बनता है तो इस यहाँ से इस तरीके से बन सकता है। कोई एक कारण बताइए जिसकी वजह से राज सुंदरी देवी, रमाबाई, रुकैया हुसैन के अक्षर ज्ञान का इतना महत्वपूर्ण था। इसको ऐसे बन सकता है कि आज शिक्षा संविधान का हिस्सा है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच जो महिला शिक्षा का गैप है अपने यहाँ, जो हर 10 साल बाद होता है, वो क्यों है? तो इसको इस तरीके से क्वेश्चन लिख सकते हैं कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हमारे संविधान में स्त्री और पुरुषों को शिक्षा का समान अधिकार दिया, शिक्षा का समान अधिकार होने के बावजूद भी आज महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में फिर भी पीछे हैं। ठीक है, आज पुरुष की जो संख्या जितनी शिक्षित है या जितना उतनी महिलाओं की नहीं है, तो ये क्या कारण है? इस पे आप अपना उत्तर तर्क के साथ लिखिए। फिर है निर्धर बालिकाएं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। निर्धर बालिकाएं भी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं क्योंकि शिक्षा उनकी में रुचि नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद को पढ़ सकते हैं, कथन सही है। हम ये पढ़ सकते हैं, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत में निर्धनता जो है शिक्षा में बहुत बड़ी बाधा है, खासकर महिला शिक्षा में निर्धनता होना एक अभिशाप है। इस पे आप अपनी टिप्पणी में के साथ अपने तर्क के साथ उत्तर लिखें। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस। क्या आप महिला आंदोलनों के व्यवहार में लाए जाने वाले संघर्षों के तरीकों के बारे में बता सकते हैं? ठीक है, महिलाएं क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती, इस विषय पर अपनी रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़े तो आप पढ़े हुए तरीकों में से कौन से तरीकों का उपयोग करेंगे? आप इसी विशेष तरीके का उपयोग क्यों करेंगे? तो इस क्वेश्चन को अगर हम बनाना चाहें या यूपीएससी बनाना चाहे, हम तो अब यूपीएससी नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि यूपीएससी है। हम यूपीएससी जिस तरीके से क्वेश्चन बनाती है, हम वो सोच आपको बता सकते हैं। स्टेट पीसीएस के जो क्वेश्चंस हैं, हम वो सोच बता सकते हैं। ठीक है, हम वहां पहुंच जाएंगे, हम स्वयं यूपीएससी हो जाएंगे, ऐसा हम कभी नहीं कह रहे। ठीक है, आप महिला आंदोलनों से क्या समझते हैं? ठीक है, और वर्तमान समय में महिला आंदोलनों ने अपने अधिकारों के लेकर कहाँ तक सफलता अर्जित की है और सरकार ने उनके लिए क्या क्या कार्य किए हैं या क्या क्या कानून बनाए हैं, इनका उत्तर महिला आंदोलनों के द्वारा किए गए संघर्षों में दिए गए उदाहरणों के साथ दीजिए। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक, सो थैंक यू बात मी, और कृपया अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक हमारा वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बढ़ावा देना है। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।